आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस गर्मी में खूब सारा पानी पीजिएगा, हाइड्रेट रहिएगा। और अगर बाहर जाएँ तो खुद को कवर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से कुरैन वांगजी के पास आते हैं और उसे और विंग के और अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। और ऐसे ही उन्होंने विंग को भी समझाने की कोशिश की। वो चाहते हैं कि अब विंग और वांगजी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को समझे, या एक कह सके प्यार तो अभी नहीं है उन दोनों के बीच में, लेकिन अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करें और अपने रिश्ते के बारे में सोचें। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अब अपने कक्ष में ही था जब उसके पास लानकुरैन आते हैं। लानकुरैन को आज बहुत इमोशनल मतलब एक तरीके से फील हो रहा है, क्योंकि आज वो अपने बच्चे को प्यार करके आए हैं। इसलिए वो भी विंग के पास से गुजर के सीधा अपने रूम में चले जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा शौक लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी अपने उस रूम में ऐसे ही इमोशनल खड़ा था। बेचारे विंग को अभी कोई आइडिया नहीं है इन दोनों के पास्ट के बारे में, इन दोनों के बारे में, इसलिए वो अभी समझता है या कुछ करता तुरंत कुछ सर्वेंट्स और लान शिचैन वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देख के विंग थोड़ा शॉक होता है और एकदम से शिचैनगा करके उनके पास पहुँच जाता है। अब शिचैन उन सर्वेंट को विंग का सामान जो विंग को चाहिए, विंग की ज़रूरत का है, डेली यूज़ का सामान है, जिसके बिना विंग मतलब कि विंग के साथ जो हमेशा रहना चाहिए, उन सारे सामान को तुरंत अभी एजेंसी में शिफ्ट करने के लिए बोल देते हैं। वांगजी के साथ अब विंग को रहना है, ये चीज़ विंग को कल ही एक तरीके से लानकुरैन समझा चुके थे, लेकिन आज ये हो रहा है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा शौक लगता है। वो कुछ दिन में मतलब जब से कुरैन ने उससे बातें करी है, उस कुछ दिनों से कुरैन उसे समझा भी रहे थे कि उसे वहाँ रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुरैन इसी वजह से शायद इमोशनल है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, बल्कि थोड़ा सा सेट फेस बना के खड़ा हो जाता है। वहीं वह एकदम से विंग के इस सेट फेस को देख के शिचैन जब देखते हैं अब सिर्फ विंग और एक तरह से वही यहाँ रह गए हैं, बाकी सर्वेंट जा चुके हैं, सामान जा चुका है, तब वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, आयशन क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी? शिचैनगा देखो ना, बाबा ने खुद को अंदर रूम में बंद कर लिया, मुझे बाबा को अच्छे से गुड बाय भी नहीं कहने दिया। अरे तो तुम इतना सैड क्यों रहो? अंकल और तुम तो यहीं रहोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हें किसी और क्लैन में भेज रहे हैं, बस कुछ क्वार्टर्स के बाद ही तुम यहीं होंगे, और जब तुम्हारा मन करेगा तुम जब चाहे तब अंकल से मिलने आ सकते हो, तो उदास क्यों रहो? पर बाबा भी तो कितने उदास हैं। हो सकता है वो किसी और वजह से अंदर गए हों, तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत कभी कभी बिगड़ जाती है, वो थोड़ा रेस्ट करने गए होंगे। क्या बाबा की तबीयत बिगड़ी है? चलो फिर तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम बहाने ढूंढ रहे हो यहाँ से ना जाने के, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उनका ध्यान मैं रख लूँगा, मदर रख लेंगी, पर अभी तुम्हें जो कहा गया तुम वो करो। आप भी शिचैनगा, आप भी सब लोगों की तरह मुझे वहाँ भेजने की जिद कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना उस खड़ूस अल्फ़ा के पास। अचानक से वांगजी के लिए जब से शिचैन खड़ूस अल्फ़ा सुनते हैं तो उनके चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है और बोलते हैं, अच्छा नाम रखा है तुमने अपने अल्फ़ा का, खड़ूस अल्फ़ा। पर वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ऊपर से ही तुम्हें खड़ूस लगता है, पर अंदर से वो ऐसा नहीं है। रहने दीजिए शिचैनगा, सब लोग मुझे यही कहते हैं, वो ऊपर से सख्त दिखता है, ऊपर से ऐसा दिखता है, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है, पर मुझे वो सॉफ्ट साइड कभी क्यों नहीं दिखता है। जब भी वो मेरे सामने आए हैं हमेशा गुस्सा करते हुए, एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ मुझे घूरते हुए ही आए हैं, तो मुझे तो वो कहीं से भी ऐसे नहीं लगते। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है अब तुम्हारे लिए। सोचो तुम यहाँ इतनी बोरिंग लाइफ बिता रहे हो, सुबह से शाम क्लास करते हो, कहाँ कुछ एंजॉय कर पाते हो। अब तुम्हारी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। अब तुम्हें उस खड़ूस अल्फ़ा का वो अंदर सॉफ्ट नेचर सबको दिखाना है। सोचो ये तुम्हारी लाइफ का नया चैलेंज है। शिचैनगा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हें एज अ बिग ब्रदर एक चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस खड़ूस अल्फ़ा को अपना दोस्त बना के दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम लांग वांगजी को इतना परेशान करो, इतना तंग करो, इतना डिस्टर्ब करो कि वो अपने आप को तुम्हारे पे गुस्सा करने से ना रुक पाए, और जब सब लोग तुमसे गुस्सा होते हुए तुम पे चिल्लाते हुए देखेंगे तो वो तुम्हें खुद यहाँ पे वापस ले आएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह शिचैनगा, अब आपने करा ना असली समझदारों वाली बात, ये आइडिया सही है। मैं उसे इतना इरिटेट करूँगा, इतना परेशान करूँगा, उसे इतना डिस्टर्ब करूँगा कि वो ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ पे नहीं रख पाएगा, और वो खुद मुझे जिंशी से बाहर निकाल देगा, और उससे बाबा की भी बात रखी रहेगी, अब मुझे भी कोई गलत नहीं कहेगा।
हाँ ये देखा, मेरा आइडिया कितना अच्छा है। अब शिचैन विंग को चार्ज करें कि वो कहीं ना कहीं वांगी को खूब परेशान करें, क्योंकि शिचैन जानते हैं ये दोनों अगर वैसे ही पहले की तरह जिनशी में जाके रहने लगेंगे तो एक लाइफस्टाइल ऐसी फॉलो करेंगे जैसे सिर्फ किसी इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते ये दोनों रोबोट की तरह बस मियाँ बीबी है बन के रहना है की तरह रहें। वो चाहते हैं ये दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के असली फेस को, असली चेहरे को, असली अंदर के इनर जो असली लांग वांगजी और वी वूशान है वो दोनों एक दूसरे को देखें। कहीं ना कहीं विंग की ये नॉटी चुलबुली हरकतें कहीं ना कहीं वांगजी के दिल में उसके लिए प्यार ज़रूर पैदा कर सकती है। शिचैन को भरोसा है और इसी कारण वो इस समय ये सब कर रहे हैं। वो अपने दोनों प्यारे छोटे भाइयों को एक दूसरे के करीब आने के लिए एक सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हर कोई इन दोनों को एक साथ खुश देखना चाहता है। उन लोगों के मन में कोई किसी के लिए ऐसा नहीं है कि अरे विंग वांगजी को मतलब विंग को लेके आए हैं तो विंग के साथ ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। वो सचमुच में विंग और वांगजी की खुशियाँ चाहते हैं, सिवाय चिंगेजुन को छोड़ के, क्योंकि चिंगेजुन के लिए अभी किसी की खुशी वुशी नहीं, सिर्फ बदला इंपॉर्टेंट है। उनके मन में ज़रूर जेलसी और गुस्सा और लोगों के लिए बदला भरा हुआ है, लेकिन बाकी सब लैंड्स ऐसे नहीं चाहते। वो तीनों चाहते हैं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करें, इसलिए एफर्ट हर कोई डाल रहा है, जैसे हमारे शिचैन ने भी डाला वहीं इस बात पे। अब वहीं जो अभी थोड़ा सैड होके बहुत अपसेट होके खड़ा हुआ था, सचमुच में उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी खुशी आ जाती और आंखों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जैसे उसे सचमुच में एक नया टास्क मिल गया, एक नई चुनौती मिल गई जिसे उसे कंप्लीट करना है। अब उसे लांग वांगजी को बहुत परेशान करना है, छेड़ना है, तंग करना है, ताकि लांग वांगजी उसे तुरंत जिनशी से बाहर निकाल दे। अब वो ये सोच के खुशी और एक्साइटमेंट में शिचैन के साथ जिनशी की तरफ जा रहे हैं। वहीं शिचैन विंग के चेहरे पे ये एक्साइटमेंट और खुशी देखकर अब मन में बहुत खुश है। वहीं वांगजी के पास सारे सर्वेंट आके सामान रख जाते हैं, लेकिन वांगजी अपनी जगह से खिला नहीं है, बल्कि अभी भी वो बहुत प्यार से उसी टेबल पे बैठा हुआ है जहाँ थोड़ी देर पहले अभी कुरैन और उसने टी पी है, और बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों से उस कॉम को लेके बैठा हुआ है। उसकी आंखों में बहुत खुशी है क्योंकि आज उसे इतना प्यारा तोहफा उसके बाबा देखे गए हैं। वहीं अभी आता है तो देखता है कि सब सामान उसका सही जगह रखा हुआ है और यहाँ सामान जी उस जगह खड़ा है। अब उसके चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। अब वो अपनी कनिंग से स्माइल के साथ अपनी बात मतलब एक तो रहता है थोड़ा झूमता सा, थोड़ा मस्ती में अब जाके वांगी के बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। अब बोलता है, अरे मैं तुम्हारे जिनशी में आया हूँ, तुम्हारा ओमेगा हूँ, और तुमने मुझे वेलकम भी नहीं किया और ऐसे चुपचाप यहाँ क्यों बैठे हो। अचानक से वांगी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो तुरंत विंग की तरफ देखता है। ये विंग वो वाला विंग तो नहीं है जिससे वो पहले मिला, जो सिर्फ शांत रहता था, आंखें दिखाता था, जो वांगजी जितना बोले उतना ही रिस्पॉन्स करता था। ये विंग तो आके खुद वांगजी से इतनी नॉर्मली बातें कर रहे हैं जैसे ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हों। इस चीज़ से वांगजी थोड़ा शॉकिंगली देखता है। अब वांगजी के इस एक्सप्रेशन को देख के विंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आती है कि इस अकड़ू खड़ूस एक्सप्रेशन लेस चेहरे ने उसे थोड़ा सा तो रिएक्शन दिया, इसलिए वो बोलता है, क्या हुआ ऐसे शॉकिंगली क्यों देख रहे हो मुझे, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और तुम्हारे के साथ अब जिनशी में रहने आया हूँ। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, क्या मुझे वाटर चाहिए, क्या मुझे टी चाहिए, क्या मैं ठीक से अपना सारा सामान लेकर आया हूँ नहीं, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सचमुच में तुम चाहते भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ। विंग अब अपने क्वेश्चन और अपनी बकबक वांगजी के साथ शुरू कर देते हैं, जिसे वांगजी टोटली इग्नोर मार के अपने कॉम को फिर से पहले की तरह घूमने लगता है, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस बार विंग के इतने सारे सवालों पे वांगजी का कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए वो घूरते बोलता है, खड़ूस अल्फ़ा, ये क्या घूर रहे हो तुम इतनी देर से, एक नॉर्मल कॉम तो है, इसे इतनी इंटेंस नज़रों से क्या घूरने की ज़रूरत है, ऐसा क्या खास है इस कॉम में। ये बोल के विंग आगे हाथ बढ़ा के उस कॉम को टच ही करने वाला था, जिसे वांगजी एकदम से अपने मतलब उससे दूर करके अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, छूना भी मत। अरे ऐसा क्या खास स्पेशल है इसमें जो तुम मुझे छूने भी नहीं दे रहे हो और इतने मन से अपने दिल से लगा रहे हो। क्या तुम्हारे किसी ओमेगा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने दिया है तुम्हें, जिसे छुप के तुमने लैंड क्राइन से बाहर छुपा रखा हो, इसी कारण तुम उससे बात नहीं करते ना। कहीं ना कहीं विंग वांगजी को ये बोलता है तो वांगजी को एकदम से गुस्सा था, ये मुझे लैंड क्राइन ने यानी तुम्हारे बाबा ने दिया है और तुम जानते नहीं ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ
बाबा का दिए हुए काम को तुम इतना प्यार कर रहे हो? ये कोई पहला गिफ्ट थोड़ी है जो बाबा ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे लिए इतना स्पेशल है। बाबा तो तुम्हें कितने सारे गिफ्ट देते हैं। वो बुक देखो, वो जो सामने रखी है, वो भी तो बाबा तुम्हारे लिए लाए थे। हर बार जब भी वो कैरी टाउन जाते हैं वो तुम्हारे लिए लेके आते हैं। मैं पिछले 3-4 बार से जब भी वो कैरी टाउन गए, मुझे तो इतना बोलना पड़ता है, तब वो मेरे लिए सामान लाते हैं। और तुम्हारे लिए तो बिना बोले वो कितना सारा सामान लाते हैं। कभी बुक लाते हैं, कभी हैंडफुल लाते हैं, कभी पेन लाते हैं, कभी पेपर्स लाते हैं, और आज ये कॉम लाए। तो तुम इतने वो क्यों हो रहे हो? ये बात सुन के भांजी की आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। और वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ये बुक अंकल लाए थे? हाँ, ये बुक बाबा ही लाए थे। और वो हानफू जो तुमने अभी कुछ समय पहले सारे लैंडलाइन के उस समारोह में पहना था, वो भी तो बाबा ही लाए थे तुम्हारे लिए। कितना स्पेशल हानफू था। मैंने बोला बाबा को तुम्हारे लिए इतना अच्छा क्यों लाए, फिर भी वो लेके आए। और मेरा हानफू कितना सिंपल था और तुम्हारा कितना महंगा, कितना एम्ब्रॉयडर्ड वाला था। बाबा तुम्हें हमेशा अच्छे वाले गिफ्ट लाते हैं, मैंने देखा है, इसीलिए तुम शायद ज़्यादा खुश हो रहे हो। इस कॉम में भी ज़रूर कुछ स्पेशल होगा। ये बोल के विंग अब उचक उचक के वांगजी के कॉम को देखने की कोशिश करता है, जिससे वांगजी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सचमुच में ये सारे तोहफे उसे कहीं ना कहीं कुरैन देते थे। ये बात तो उसे पता ही नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो ये वो हानफू उसकी मदर लाई, ये बुक उसका भरा ही लाया। यही तो पता था कि ये कुरैन हमेशा यही करते थे, तोहफे वांगजी तक देते थे, पर कभी मतलब उनको दोनों को मना कर देते थे कि मत बताना मैं लाया हूँ। लेकिन आज जब वांगजी को पता चलता है कि ये सब कुरैन ने दिया है, तो अब उसे खुशी होती है। उसे लगता है कि ये बात सच थी, उसकी मदर उसे प्यार करती है, बस दिखाना नहीं चाहती, जैसे वांगजी है, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का बेटा है। जिसे वांगजी प्यार करता है, लोगों के लिए फील करता है, बस उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऐसा ही है शायद कुरैन का भी है। ये बात सोच के वांगजी बहुत खुश हो जाता है और अपनी जगह से उठता है, जिसे वी जो उचक उचक के देखना चाह रहा था कि वांगजी का काम क्या, वो डिसबैलेंस होकर थोड़ा नीचे गिर जाता है। अब वी एकदम सोचता है, क्या हुआ तुम्हें? वांगजी एज यूजुअल उसे टोटली इग्नोर मार के बिना कोई रिस्पॉन्स करे सीधा जिंशी से बाहर चला जाता है मैडम लैन के पास, क्योंकि वो मैडम लैन से कंफर्म करना चाहता है कि सचमुच में ये सारे गिफ्ट कुरैन ने दिए थे क्या। वहीं एक तरीके से वांगजी का दोबारा से उसे बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए वहाँ से इस तरीके से चले जाने पे फ्लोर पे पड़ा हुआ भी अब थोड़ा सा अपने दोनों हाथ फ्लोर पे ही पीछे रखता है, और एक होता है ना थोड़ा सा लेटने वाली पोजीशन पे, उसमें लेटे हुए सोचता है, सचमुच में तुम्हारे से एक्सप्रेशन निकालना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे अगर तुम मुझे इग्नोर करते रहोगे तो मैं तुम्हें गुस्सा कैसे दिलाऊंगा, और जब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तो तुम कैसे मुझे इस जिंशी से बाहर नहीं निकालोगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है शिचेन का, इसी कारण आपने मुझे ये टास्क दिया था। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वी वुशियान, तुम्हें हर हाल में इस लांग वांगजी को इतना परेशान करना कि ये लांग वांगजी तुम्हें धक्के निकाल के इस जिंशी से बाहर निकाल, धक्के मार के जिंशी से बाहर निकाल दे। ये तुम्हारा टारगेट है। कहीं ना कहीं वी अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेट करता है कि उसे ये काम ज़रूर करना है। वहीं बेचारे वांगजी को लिए विंग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे तो सचमुच में जो उसे भी पता चला वो कंफर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो मैडम लैन के पास जाता है। या मैडम लैन उसी के सामने सच क्या है एक्सेप्ट करती हैं और बहुत प्यार से वांगजी को देखते हुए बोलती है, हाँ वो सारे तोहफे तुम्हारे लिए कुरैन ही लाता था, लेकिन वो कभी तुम्हें बता नहीं पाया। सच्चाई तो यह है वांगजी, अब जब तुम्हें सच पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कुरैन बचपन से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बस वो जताता नहीं है, थोड़ा तुमसे दूर रहता है, जो उसकी एक मजबूरी है, जो शायद वो ही तुम्हें सही समय पे बताए तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन तुम अपने आप को कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है, वो तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और हाँ, इतना अपने दिमाग में डाल लो कि अब तुम इन बातों से ऊपर उठ के अपने नए रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तुम सचमुच में अपने कुरैन को, यानी एक तरीके से अपनी बायोलॉजिकल मदर को खुश देखना चाहते हो, तो तुम आप विंग को और अपने रिश्ते को चांस दोगे। तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है तुम्हारा ये रिश्ता कुरैन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें और विंग को लेके कितना सीरियस है, इसलिए तब तुम भी अपने इस रिश्ते को वो अपना 100% दोगे। कहीं ना कहीं मैडम लैन भी अब वही काम कर रही हैं जो बाकी दो ने किया, यानी अपने आप को टाइम दो, अपने रिश्ते को टाइम दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कह कर इस वांगजी को वहाँ से भेज रही हैं। वही वांगजी अब खुशी और एक्साइटमेंट में घर पे आते हैं। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे पता चला कि बचपन से वो सारे तोहफे जो अंकल मतलब एक तरीके से उसके ब्रदर या उसकी मदद देती थी, वो सारे तोहफे उसको लान कुरैन नहीं दिए थे। वो जल्दी से अपनी जिंशी में जाके उन सारी चीज़ों को निकाल के देखने
छूने लगता है, जैसे उन बुक्स को छूता है, उन हानफू को छूता है, अपने पुराने उन टॉयज़ को छूता है जो उसके पुराने सामान में रखे हुए थे। लांग जी को शरारती बच्चा तो था नहीं जो उसके खिलौने टूट जाए। उसके सारे खिलौने बहुत संभाल के एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। उस बॉक्स को खोल के अब वो उन खिलौनों को देखने लगता है जो एक टाइम पे उसे लगता था उसकी मदर या उसका ब्रदर लाए। और उन खिलौने को देखते हुए वो खुश हो रहा है और मन में सोच रहा है कि सचमुच में शुरुआत से उसकी मदर प्यार करती थी, बस दिखाती नहीं है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब तक उसे लगता था कि उसकी मदर उसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए उसको जन्म दे के छोड़ दिया। लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी माँ प्यार करती है, बस किसी मजबूरी के कारण एक्सेप्ट नहीं करी कि उनका बच्चा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी उसे एक होप, एक खुशी तो मिली है जिसे शायद वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ कितनी बड़ी है वो चीज़ को फील कर सकता है। अभी वो इन चीज़ों को खुशी से वापस आता है तो देखता है कि विंग ने उसके लिए पूरा खाने की टेबल सजा रखी है, जिसे देख के अब मतलब डिनर की, जिसे देख के अब वो पहले टेबल को देखता है और फिर विंग को देखता है। अब विंग अब स्माइल अपने चेहरे पे पूरी स्माइल करते हुए बोलता है, अरे आ गए आप अल्फ़ा, देखो आज मैंने आपके लिए अपने हाथ से डिनर बनाया, प्लीज़ आप खाओ और बताओ कैसा बना। वैसे मुझे पता है आप चिली नहीं खाते, तो मैंने कोशिश की कि मैं खाने में चिली थोड़ी लाइट रखूँ, बट आप खाओ और बताओ मैंने कैसे बनाया। नहीं खुशी और एक्साइटमेंट में अब वांग जी को बोलता है। वांग जी भी अब क्योंकि उसने सब लोग कह रहे हैं कि चांस है तो तुरंत विंग के आगे बैठ के खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों वहाँ बैठे हैं और वहीं वांग जी को मुँह में जैसे ही पहला खाना आता है तो उसके कानों से धुआं निकल जाता है, क्योंकि लिटरली इसमें इतनी मिर्च है कि वांग जी तो उसे बिल्कुल नहीं खा सकता। मतलब एक पीस के बाद ही उसके खांसी छूट जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। जैसे ही वांग जी के रिएक्शन आते हैं तो विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी कनिंग से स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने जानबूझ के ये किया है, उसे जानबूझ के चिली वाला खाना वांग जी के लिए बनाया। अब वहीं एकदम से बड़ी कंसर्न शो करता हुआ अब पानी का गिलास वांग जी के आगे रखता है और बोला, क्या हुआ अल्फ़ा, आपको आपको खांसी आ गई? ओहो वैसे तो मैंने बहुत लाइट मिर्ची रखी है, पर आपको बहुत ज़्यादा लग गई क्या? लीजिए लीजिए पानी ले लीजिए। वांग जी भी एक सेकंड नहीं लगाता, उस पूरे वाटर पानी को एक बार में पी लेता है। पर वो फिर भी अब नॉर्मल ही बिहेव करते हुए अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ ही बोलता है, खाते हुए बात करना मना है, तुम चुपचाप से अपना खाना खाओ। जिस बात पे विंग को एकदम चेहरे पे गुस्सा आ जाता है कि बस खाता है मना है, ये रूल याद दिला रहा है, अरे कुछ और तो रिएक्ट करे, गुस्सा करे, ये क्या करा तुमने, क्यों इतनी मिर्ची डाली? नहीं, वांग जी ने तो कुछ करा ही नहीं, बल्कि वांग जी वो सारा खाना खा गया, जिससे वांग जी की हालत सचमुच में बुरी हो गई। लेकिन ये भी एक रूल है कि आप अपना खाना जितना आपने लिया है उसे खाओगे, उसे छोड़ नहीं सकते। पर विंग को अब सचमुच में वांग जी की चिंता हो गई, क्योंकि जितना मिर्ची उसने खाने में डाली है उसके बाद वांग जी जैसे अल्फ़ा मतलब एक तरीके से उसे पता है लैंड के लोग तो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी वांग जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वांग जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज वो बहुत खुश है, अपने फादर को देख चुका है। अगर वो आज ही विंग पे गुस्सा करता, उस पर नाराज़ होता तो और ये बात कुरैन को पता चलती तो कुरैन गुस्सा हो जाते, जो कि वो नहीं चाहता। वो कुरैन या अपसेट हो जाते, जो वो नहीं चाहता। इसलिए वो चुपचाप से इतनी चिली वाला, इतना मतलब एक तरह के उसके लिए तो जैसे जहर हो वो वाला खाना खा गया, और फिर भी उसने एक शब्द नहीं बोला, अपने मुँह से कुछ भी गुस्सा नहीं करा, कोई शब्द नहीं निकाला, बल्कि वो खाना खा के वो वहाँ से उठ के चला गया, जिसे देख के विंग को भी शौक लग गया। अभी विंग चाहता था वांग जी से रिएक्शन मिले, लेकिन अब उस उल्टा हो गया। अब तो विंग को वांग जी के लिए कंसर्न हो गया। अब वो एकदम से घबरा के, रामजन तुम ठीक हो ना, एकदम से बोलता है। जैसे वांग जी उसे शॉकिंगली घूर घूर के देखने लगता है। उसका पहला मतलब बर्थ नेम यूज़ किया है, जिससे थोड़ा सा वांग जी शौक था। अब बट विंग उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विंग के सामने कई बार बहुत सारे लोगों ने वांग जी को लाजान बोला है, जैसे उसकी मदर, तो वो वांग जी को लांजान ही बोल बैठता है। और एकदम से तुम्हें मिर्ची लग रही होगी, रुको मैं तुम्हारे लिए ठंडा दूध लाता हूँ, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये बोल के वो तुरंत किचन से जाके अब वांग जी के लिए दूध लाता है। जैसे वांग जी मुझे नहीं पीना कह के जाने लगता है, जिससे विंग को उसकी टेंशन हो जाती है और तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांग जी फिर से शौक लगता है कि उसे बिना पूछे इस तरह से कोई टच कर रहा है। लेकिन विंग के लिए इस समय ये सब सेकेंडरी है। उस समय तो उसके दिमाग में वांग जी की तबीयत पहले है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो एक पीस खाएगा या 2 पीस खाएगा और उसके बाद उस पर गुस्सा करके उसे मतलब नाराज़ होगा। लेकिन वांग जी इतना सारा खाना, इतनी सारी मिर्ची खा गया, जिस चीज़ से अब विंग को बहुत ज़्यादा वांग जी के लिए कंसर्न है। वो बोलता है मुझे पता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, बाद में मुझसे नाराज़ हो जाना, पर अभी प्लीज़ ये दूध पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारा चेहरा देखो कितना लाल हो गया, मुझे पता है तुम इतनी मिर्ची खाने की आदत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ पी लो। विंग अब रिक्वेस्ट में वांग जी से कहने लगता है। कहीं ना कहीं वांग जी को मिर्ची भी लग रही थी, तो बेचारा वो ठंडा दूध वो एक बार में ही पी लेता है।
और जाके अपने वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। वॉशरूम में आके उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है, जैसे कि उसे अब बहुत बुरी हालत हो गई हो। उसे सचमुच में इस मिर्ची वाली हालत से बुरी हालत हो गई है। और थोड़ी देर में जैसा वो सोच रहा था वैसे ही अब उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी है। वो सारा खाना जो उसने खाया था अब उसे वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा है। वहीं विंग जो बाहर था और वांग जी की आवाज़ें सुन रहा था, अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और तुरंत अंदर आके वांग जी के सर को पकड़ लेता है, जैसे ही वो आराम से वॉमिटिंग कर सके। वो थोड़ी देर तक वांग जी के कमर को भी सहलाता रहता है। जब वांग जी पूरी तरह से जो भी उसने खाया था सब उसकी बॉडी से निकल जाता है, उसके बाद उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है। अभी उसके लिए पानी ला के उसे प्यार से बेड पे बैठाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाएगी। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं हीलर को बुलाऊं? रुको, मैं हीलर को बुलाता हूँ। ये बोल के दोबारा से विंग वहाँ से जाने ही वाला था जब वांग जी की आवाज़ उसे रोक लेते। नहीं, काफ़ी लेट हो गया, सब लोग मेरे लिए परेशान हो जाएंगे, तुम सो जाओ। अब ये बोल के वांग जी विंग को बिना कुछ रिएक्शन दिए बेड पे आंख बंद करके लेट जाता है, जिसे अपनी स्ट्रेट पोजीशन जिसे खड़ा हुआ कौन में खड़ा हुआ विंग मन में कहता है, इडियट, इतना दर्द सा, एक बार मुझे गुस्सा कर लेता, मुझे बाहर, पर नहीं, ये चुपचाप से सह गया। और अब ये किसी को परेशान भी नहीं करना चाहता। इतने आप इतना परेशान है लेकिन सब परेशान हो जाएंगे ये नहीं चाहता। सचमुच में ये सचमुच में इतना खड़ूस ही है क्या जितना मुझे लगता है? या जो शचैन का कह रहे थे वो भी सच है। ये अंदर से में कोई और वांग जी तो नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं विंग अब ये सोच रहा है, कहीं ना कहीं वांग जी का अपने घर वालों को ना परेशान करके खुद परेशान होकर रात में सो जाना ज़्यादा उसे थोड़ा हट जाता है। पर मॉर्निंग में वैसा विंग सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। काश वो रात में हीलर को बुला लेता, क्योंकि सुबह वांग जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे अब बहुत तेज़ फीवर हो गया और जैसे उसकी फीवर की बात अब हीलर तक पहुंचती है तो सचमुच में सारे लेंस अब वक्त जिनशी में है, यानी मैडम लैन, लानशी चैन, चिंगेजुन और लान कुरैन। वहीं सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं और हीलर की तरफ देख रहे हैं। हीलर बोलते हैं कि वांग जी ने कुछ ऐसा खा लिया जो उसे सूट नहीं करा और जिसके कारण उसे वॉमिटिंग आ रही है। ये सुन के कहीं ना कहीं सबको थोड़ा शौक लगता है। वहीं विंग थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि उसने जानबूझ के ये सब किया था और जब सबको पता चलेगा तो उससे गुस्सा आएगा। यही सोच के वो थोड़ा घबरा ही रहा था और कुछ बोलने ही वाला था। और अब विंग की भी यही हालत हो गई है। अचानक से विंग को भी एक अजीब से वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो भी अब वहाँ से तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग जाता है, जिसे देखकर अब कुरैन और बाकी सब लोग भी शौक है। अब जैसे रात में वांग जी नॉन स्टॉप वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग कर रहा था, अब बेचारा विंग भी वही चीज़ कर रहा है, उसे भी लगातार अब वॉमिटिंग आ रही है। यहाँ तक कि वांग जी को तो एक रात में बल्कि विंग को तो अब पूरा दिन सिर्फ वॉमिटिंग ही आ रही है। वो बेचारा कुछ भी खा रहा है वो सब उसका बाहर निकल रहा है। कहीं ना कहीं कुरैन और बाकी सबको यही लगता है कि इन दोनों ने धोखे में कुछ ऐसा खा लिया जिससे इनका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाया। और वो दोनों की अब ध्यान रखने के लिए एक साइड मैडम लैन बैठी है और एक साइड कुरैन बैठे हैं। मैडम लैन और कुरैन इन दोनों का खूब ध्यान रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों अब बेड पे आ गए हैं, यानी इनका पूरा खाने का ध्यान रखना है, टाइम पे हीलर की दी हुई मेडिसिन देना, इन दोनों का प्रॉपर ध्यान अब ये दोनों रख रहे हैं। वांग जी तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। 2 दिन तक जैसे मैडम लैन और कुरैन उसका ध्यान रख रहे थे उसे बहुत अच्छा भी लगता है। इस बार पहली बार ऐसा है कि कुरैन वांग जी का मैडम लैन के साथ मिलकर ध्यान रख रहे हैं। वरना अधिकतर कभी भी वांग जी बीमार पड़ता है, वैसे तो कम ही पड़ता है, तब मैडम लैन ही होती है जो हमेशा सिर्फ वांग जी का ध्यान रखती है। लेकिन इस बार कुरैन भी थे और कुरैन भी उन दोनों के मतलब वांग जी का पूरा ध्यान रख रहे थे। ये देख के वांग जी को खुशी भी होती है। वहीं विंग की हालत तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। विंग को कुछ दिन से लगातार उस दिन के बाद से लगातार वॉमिटिंग आ रही है और जिस चीज़ से कुरैन और मैडम लैन बहुत परेशान है। वहीं हीलर शायद कुछ कंफ्यूज है लेकिन वो पहले एक बार कंफर्म करना चाहता है। जब विंग की वॉमिटिंग रुक के वो एक बार दोबारा चेक करने की बात कहते हैं, जिसे मैडम लैन और कुरैन थोड़ा सा मतलब शॉक हुए थे कि क्यों चेक करना है दोबारा। लेकिन जब हीलर दोबारा से उसे चेक करके सारे लेंस के सामने एक नई न्यूज़ देता है जिससे पूरे लेंस शॉक में आ जाते हैं। विवशान प्रेग्नेंट है और उसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, इसलिए शायद उसने ये चीज़ उसे फील नहीं हुई। लेकिन वो करीबन 2 महीने से प्रेग्नेंट है, यानी उस समय शायद वो प्रेग्नेंट हो गया था जब इन लोगों का वो मीटिंग रेस हुई थी। और वांग जी को भी याद है कि वो और वहीं विंग ने एक दूसरे मतलब उसने विंग को नोट किया था तो वो भी समझ जाता है
कि विंग उसी के बेबी से प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से लेंस पूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं वांगजी और विंग थोड़ा शौक है, और वैसा ही शौक कहीं ना कहीं कुरैन को भी लगता है। वो खुश बहुत है क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों मतलब एक घर में बेबी आने वाला है, लेकिन वो शौक है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए क्या ये दोनों तैयार थे। अभी तो इनके रिश्ते में शुरुआत भी नहीं हुई, प्यार भी नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से एकदम से ये प्रेगनेंसी, क्या ये दोनों उस प्रेगनेंसी को संभाल पाएंगे? क्या सब कुछ जैसा वो सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा? ये वो इन्हीं बातों में गुम है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज, कल देखेंगे कि क्या होगा। वैसे ये फैन फिक्शन जब मैंने लिखा था तो मैं कुछ अलग अटेम्प्ट करना चाह रही थी। मैं एक साथ 3 जनरेशन के स्ट्रगल, उनके स्टोरी दिखाना चाहती थी। ऑलरेडी हम एक जनरेशन यानी मैडम लैन और लान कुरैन वाली जनरेशन के स्ट्रगल और उनकी सोच, उनके एक तरह से स्टोरी सुन रहे हैं, और अब विंग और वांगजी वाली जनरेशन की सुन रहे हैं। और आगे एक नई जनरेशन अब एंड होने वाली है, यानी हमारे विंग और वांगजी की बेबी की जनरेशन। तो काफ़ी कुछ आपको आगे सुनने को मिलेगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। मेरा ये स्टोरी आपको किस तरह से लग रही है बताइएगा। व्यूज़ से मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है, क्योंकि लोग कमेंट तो बहुत अच्छे करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा नहीं देते, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो लोग मुझे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और जो मुझे फीडबैक देते हैं, उन लोगों से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अब ये न्यू ट्विस्ट कैसा लगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।